प्रिय बच्चों नमस्कार। आज के सत्र में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 11 के पाठ पी ब्लॉक के तत्वों का रसायन भाग 2 के अंतर्गत अंतर हैलोजन के विषय में पढ़ेंगे। अंतर हैलोजन या इंटर हैलोजन क्या है, हम इसके संबंध में पढ़ेंगे। जब दो हैलोजन आपस में संयोग करती हैं और यौगिक बनाती हैं तो इस प्रकार के यौगिक को हम अंतर हैलोजन कहते हैं। तो अंतर हैलोजन की परिभाषा हम किस रूप में दे सकते हैं? जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होता है आपस में संयोग करती हैं और आपस में संयोग करके द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ऐसे यौगिकों को हम अंतर हैलोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड। दूसरा उदाहरण अगर हम यहाँ देखें IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड या ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड आदि आदि। तो ये कई प्रकार की हैं। अंतर हैलोजन बनाने में मुख्य शर्त ये है कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होना चाहिए और इनके आकार में भी पर्याप्त अंतर होना चाहिए, इनके परमाणुक आकार में भी पर्याप्त अंतर होना चाहिए। तो अंतर हैलोजन का, जैसे कि अभी मैंने यहाँ एक दो उदाहरण बताया, अब हम यहाँ पर देखते हैं अंतर हैलोजन का सूत्र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दो हैलोजन जब आपस में अभिक्रिया करी हैं और आपस में मिलकर अंतर हैलोजन बनाई हैं, तो हम अपनी सुविधा के लिए एक हैलोजन को A और दूसरे को हम X लिख सकते हैं। यह सूत्र है। इसमें A वह हैलोजन है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है और X जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो A कम विद्युत ऋणात्मक हैलोजन, कम विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। X अधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। हमें पता है, पिछले सत्रों में हमने पढ़ा कि ग्रुप 17 के हैलोजन जो हैं वो ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बढ़ता चला जाता है या विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर उसमें देखी थी कि हैलोजन 17वें ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उनके परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, आणविक त्रिज्या का आकार बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हमने जो अंतर हैलोजन यहाँ हम उसके संबंध में पढ़ेंगे, उनके प्रकारों के संबंध में पढ़ेंगे और संरचना के संबंध में पढ़ेंगे, तो उनमें यही बात लागू होती है कि पहला एक जो हैलोजन है वह कम विद्युत ऋणात्मक हो या ज़्यादा विद्युत धनात्मक हो, दूसरा अधिक विद्युत ऋणात्मक हो, तीसरा चीज़ की इनके त्रिज्यानुपात में जितना ज़्यादा अंतर होगा परमाणुओं की संख्या इनकी बढ़ती जाती है।
जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा तो ये x की तुलना में a की तुलना में x परमाणु की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम यहाँ इनके प्रकार देखते हैं। अंतर हैलोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतर हैलोजन के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है AX, जिसमें कि एक ही हैलोजन है, एक हैलोजन है मात्र। दूसरा है प्रकार है AX3 और तीसरा है AX5 और चौथा है AX7। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक हैलोजन की जो परमाणुओं की संख्या है वो स्थिर है, लेकिन उसके दूसरे जो हैलोजन है उसके परमाणुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसका कारण ये है कि जैसे जैसे A और X के बीच में त्रिज्या अनुपात बढ़ते जाता है, परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। हम यहाँ पर एक एक प्रकार का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से हमें इनकी संरचनाओं का अध्ययन करना है, किस प्रकार की इनकी संरचनाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था किस प्रकार से होती है और इनकी संरचनाएं कैसी बनेंगी। तो सबसे पहला हम लेते हैं AX प्रकार का। तो AX प्रकार के अंतर हैलोजन में सूत्र से स्पष्ट है कि ये केवल एक एक हैलोजन आपस में जब मिलकर बनते हैं तो इस प्रकार के हैलोजन होते हैं। हम उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं ClF, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। दूसरा इसमें है BrF, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। तीसरा है IF, आयोडीन मोनोफ्लोराइड। इसके अलावा इसमें अन्य हैं जैसे BrCl आदि। इस प्रकार से ये आगे चलते चले जाते हैं। हमें इनकी संरचना को देखना है। तो ये किस प्रकार से संरचना बनाते हैं, तो इसके लिए हमें हैलोजन की आखिरी परमाणु की आखिरी संयोजकता कक्ष का हमको अब ध्यान देना है, उस पर हम देखते हैं। तो इससे सबसे पहले अगर हम ले लें कोई एक भी उदाहरण ले लें, जैसे उदाहरण के लिए ClF, हम क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की अगर संरचना देखें तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्लोरीन की संरचना को हम देखते हैं। क्लोरीन जो है इसकी परमाणु क्रमांक है 17। इसके विभिन्न कक्षकों में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम देखते हैं। फर्स्ट S में 2, सेकंड S में 2, सेकंड P में 6 और 3S में 2, 3P में 5 और इसकी D कक्षा खाली होती है। इसकी D कक्षा खाली होती है। तो हम अगर इसकी संरचना को ध्यान से देखें तो इसकी संरचना के आधार पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी हैलोजनों में यही स्थिति होती है कि उसकी जो संयोजकता कक्ष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो मैं इस संरचना को इस तरह से यहाँ लिख रहा हूँ। इसकी तीसरे कक्षा को हम यहाँ लेते हैं। ये तीसरे कक्षा का S ऑर्बिटल है। इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है और S कक्षा के बाद यह इसकी P कक्षा है जिसमें 3S और ये 3P। तो 3P में यहाँ X, Y और Z में X में 2 इलेक्ट्रॉन हैं युग्मित, Y में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं युग्मित और Z कक्षा जो है Z कक्षा में इसकी Z कक्षक में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यही संरचना फ्लोरीन की भी है, सेम ऐसी ही संरचना फ्लोरीन की भी है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन आपस में
फ्लोरीन और क्लोरीन आपस में ये क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर इनका जो pZ कक्षक है, अगर हम यहाँ पर देखें इनकी कक्षकों की स्थिति, तो इस प्रकार से अगर हम इन कक्षकों को देखते हैं, अगर हम इस प्रकार से इन कक्षकों को देखते हैं, यहाँ सब में यहाँ पर ये जो px है, इस px में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, py जो है इसमें भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, किंतु जो pz है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये क्लोरीन की संरचना है और सेम इसी तरह से ही फ्लोरीन की भी संरचना होती है कि उसके x और y कक्षकों में 2-2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और केवल जो Z कक्षा है pZ उसमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में कोएक्सियल या सम्मुख या जिसे हम कह रहे हैं शीर्षस्थ अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन करके ये इस तरह से pZ इसके pZ कक्षा में प्रवेश करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करके युग्मित हो जाते हैं और एक सिग्मा बंध यहाँ पर बंधता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, हमने यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन का उदाहरण लिया है, उसके बीच में इस प्रकार से एक सहसंयोजक बंध बन जाता है और इसकी आकृति होती है रेखी। इसके बीच में कोण का मान 180 डिग्री होता है और ये रेखी आकृति का होता है। इसी प्रकार से अन्य सभी जो इसमें उदाहरण है, खास करके हम उदाहरण देखते हैं ICl, यह भी इसी प्रकार का बनेगा। यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखते हैं ICl, यह भी इसी प्रकार से बनता है और BRF ये भी, IF ये भी इसी तरह से ये आपस में क्रिया करके अपने अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं। अब दूसरा इसका जो प्रकार है हम उसमें आते हैं। दूसरे प्रकार में AX3, दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार में एक हैलोजन है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है और X जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। और अब पहले की तुलना में इन दोनों के बीच का, परमाणुओं के बीच का त्रिज्या अनुपात वह और अधिक बढ़ गया। अब त्रिज्या अनुपात बढ़ गया तो इसमें एक परमाणु या बहुत छोटा है और इस परमाणु का आकार बड़ा है। तो त्रिज्या अनुपात बढ़ने के कारण अब यह परमाणुओं की संख्या इसमें बढ़ते चले जाती है। तो हम यहाँ पर लेते हैं AX3 प्रकार का, जिसमें से एक हैलोजन जो है वह एक परमाणु है और दूसरा जो है वह 3 परमाणुओं से इसके संयोग करके AX3 प्रकार को बनाता है। तो इसका उदाहरण है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। उदाहरण हम पहले देख लें, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड और इसमें अगला है आयोडीन ट्राइफ्लोराइड आदि। ये यहाँ पर हमें उदाहरण के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसमें हम लेते हैं आयोडीन ट्राइक्लोराइड की मैं संरचना यहाँ ले रहा हूँ। आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड की हम यहाँ पर संरचना लेते हैं। तो आयोडीन में सबसे पहले हम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें हम चाहे तो किसी एक को भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम आयोडीन ट्राइफ्लोराइड को लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं आयोडीन। तो आयोडीन की जो संरचना है, अंतिम संरचना, अंतिम उसकी
संयोजी कक्ष के बारे में हम देखते हैं। 53 इसका नंबर है, 5s में ये आता है, तो इसकी 5s, ये जो है 5s कक्षा है इसकी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और इसकी p कक्षा 5p कक्षा जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिसमें 2 युग्मित हैं और 1 अयुग्मित है। इसमें एक d ऑर्बिटल है, वह खाली है, रिक्त d ऑर्बिटल की इसमें उपस्थिति। इस रिक्त d ऑर्बिटल के कारण अब हम देखते हैं कि ये जो है संकरण यहाँ पर इनमें आपस में होता है और संकरण करने के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। संकरण क्या है ये हम जानते हैं कि संयोजी कक्ष के कक्षक जिनकी ऊर्जा में काफ़ी अंतर होता है आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का फिर से पुनर्वितरण करते हैं और समान आकृति और समान ऊर्जा वाली नई ऑर्बिटल बनाते हैं। इस घटना को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, कुल मिलाकर यहाँ पर जो संकरण होगा उसमें p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोन्नत होकर या ऊर्जा ग्रहण करके d ऑर्बिटल में चला जाता है। किस प्रकार से हम इसको देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट जब आती है तो ये d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन संकरण के लिए चले जाते हैं। तो pz का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोन्नत होकर या ऊर्जा लेकर वो अगले स्तर पर चला गया, d कक्षा में चला गया और इसके स्थान पर जो p कक्षा के py है उस py का एक इलेक्ट्रॉन यह अयुग्मित हो जाता है और वो pz में चला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि आयोडीन की जो संयोजकता कक्षक है, आयोडीन की संयोजकता कक्ष में p कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर वो d में चला गया और इस तरह से हमें अब यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन जो s में है और px में है। अब ये सभी कक्षाएं S कक्षा 3 p कक्षा ये आपस में अपनी ऊर्जाओं का फिर से पुनर्वितरण करती हैं और पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नई कक्षाएं बनाती हैं और sp3d हाइब्रिडाइजेशन करती हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन करती हैं और नए प्रकार की कक्षाएं बनाती हैं। सभी समान आकृति की होंगी और समान ऊर्जा वाली ये नई कक्षाएं बनाती हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 नई कक्षाएं बनी और ये 5 नई कक्षाएं जब परमाणुओं के चारों ओर अंतराकाश में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके समान दूरी पर आ जाती हैं और इनकी संरचना जो है बदल जाती है। तो इनकी जो संरचना है इसमें हमने यहाँ पर देखा कि 2 p ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल ऐसी हैं जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें युग्मित या जोड़े में इलेक्ट्रॉन हैं, ये अब अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगी, ये ओवरलैपिंग में या अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगी क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह नहीं है। तीसरे हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 कक्षाएं ऐसी हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है और सिंगल इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब ये कक्षा में ये कक्षाएं अतिव्यापन में भाग ले सकती हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इन आकृतियों को देख रहे हैं sp3d और चूंकि sp3d में
जो आकृति बननी चाहिए वो आकृति अब नहीं बनेगी, क्योंकि दो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के प्रतिकर्षण के प्रभाव से यहाँ पर ये टी शेप की आकृति बनेगी। यहाँ पर ये टी शेप की आकृति बनेगी। इस आकृति में ये आयोडीन की संरचना है sp3d उसमें। अब अगर हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि F3 यानी फ्लोरीन इस आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है, तो 3 फ्लोरीन, ऐसे 3 फ्लोरीन जिनकी pz कक्षा में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो आते हैं और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से यहाँ पर आकर एक सिग्मा बंध बनाता है। उसी प्रकार से दूसरा फ्लोरीन भी अपना pz कक्षा, ये जो है pz कक्षा है जिसमें उसके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसको लेकर आता है और वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग या सम्मुख अतिव्यापन ये करता है। उसी तरह से ये तीसरा फ्लोरीन अपने pz ऑर्बिटल को लेकर आता है और यह भी अतिव्यापन या ओवरलैपिंग करता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर p आकृति की संरचना प्राप्त हुई। इसे चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोडीन F, इधर सिंगल बंध F और यह भी सिंगल बंध F, और ये दो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार से AX3 प्रकार का अंतर हैलोजन आता है और इसमें जो आकृति है अणु की वो T आकार की आकृति होती है। अगला हमारे पास उदाहरण है, अगला जो प्रकार है वो है AX5 प्रकार का। अगला अंतर हैलोजन जो है वो है AX5। अगला हैलोजन है वो हम ले रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ AX5। तो फिर से हम यहाँ रिपीट करते हैं, एक हैलोजन है जो कम विद्युत ऋणात्मक है, आकार इसका बड़ा है, और दूसरा हैलोजन है जो अधिक विद्युत ऋणात्मक है और इसका आकार छोटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पिछले की तुलना में आकार और छोटा हो रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में त्रिज्या अनुपात बढ़ता है, इसमें त्रिज्या अनुपात में ज़्यादा अंतर आता है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या और बढ़ेगी। अब यहाँ पर 2 हैलोजन परमाणुओं की संख्या और बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कौन कौन सा है। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाक्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, ये इस कई प्रकार के इसमें हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड जिसमें 1 ब्रोमीन और 5 फ्लोरीन के परमाणु हैं। अगला ब्रोमीन के अलावा हम दूसरा देखते हैं आयोडीन पेंटाक्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, ये कुछ इसके उदाहरण। तो इनकी संरचना कैसी होती है और इनकी किस प्रकार से आकृतियाँ होती है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। IF5 का उदाहरण के द्वारा इसको समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आयोडीन की जो संरचना, आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जिसमें कि 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 53 इलेक्ट्रॉन
किस प्रकार से भरे रहते हैं। तो मैं इसकी अंतिम कक्षा जो संयोजी कक्षा है केवल उसी की संरचना लिख रहा हूँ। ये है 5s में 2 और 5p में 5 और इसमें जो है 4d ऑर्बिटल होती है वो खाली होती है। तो इसकी संरचना में हमने देखा कि आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसकी संरचना को हम अब देखेंगे AX5। यहाँ पर अब हम जैसे देख रहे हैं कि आयोडीन की आखिरी कक्षा जो है उसमें जो संयोजक कक्षा है उसमें P में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और D ऑर्बिटल उसकी पूर्ण रूप से खाली है। तो आयोडीन की संरचना को मैं यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आयोडीन के S उपकक्षक जो हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 5s था और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन जो थे वो किस तरह से हैं। तो पहले px में 2 और py में भी 2 और pz में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में यहाँ कुल हमको 3 जोड़ियाँ लोन पेयर दिखाई दे रही हैं, जोड़ीदार, और एक अनपेयर्ड है जिस बिना जोड़ी के है। इसकी डी कक्षक जो कि 5 कुल होते हैं ये खाली। यह अभी आयोडीन की आद्य अवस्था है या इसको हम ये कहें कि आयोडीन की ये अभी ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी उत्तेजित नहीं हुए। तो पहले pz कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऊर्जा मिलती है जब बाहर से, यह उत्तेजित होकर dx स्क्वायर y स्क्वायर जो d कक्षा है उसमें ये प्रोन्नत होकर चला जाता है। तो इस प्रकार से S में अब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, px में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, py का जो जोड़ी थी इलेक्ट्रॉन की वो ब्रेक हो गई और ये प्रोन्नत होकर pz में, और pz का जो इलेक्ट्रॉन है प्रोन्नत होकर ये dx स्क्वायर y स्क्वायर d कक्षा में चला गया। तो ये px py pz और ये dx स्क्वायर y स्क्वायर कक्षा में यह चला गया। इसके पश्चात इसको हम कहेंगे अब ये प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और आगे चल के ये आयोडीन का और अधिक उसको जब ऊर्जा मिलती है तो चूंकि ये ऊर्जा कक्ष है, ऊर्जा के स्तर है, तो इलेक्ट्रॉन कूद कर या जंप करके अगले स्तरों पर चले जाते हैं। तो अब p कक्षा के px में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोन्नत होकर या जंप करके py में, py से pz में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ d कक्षाओं में चले गए, 2 रिक्त d कक्षकों में चले गए। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमारे सामने में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। एक पहला जो हम ऑर्बिटल यहाँ पर देख रहे हैं वो है s ऑर्बिटल, इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अभी भी उपस्थित हैं। और p कक्षा में हम देखते हैं कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और d में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे पास जो कक्षाएं हैं कुल एक s
3p और 2d इन कक्षाओं में संकरण होता है। इन कक्षाओं में संकरण होता है। इस संकरण को अब हम कहेंगे sp3d2 sp3d2। तो आयोडीन यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण प्रस्तुत करता है और आयोडीन की 5 ऐसी कक्षाएं हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से सिंगल इलेक्ट्रॉनों से भरी हैं और एक कक्षा ऐसी है जो युग्मित इलेक्ट्रॉनों से भरी रहेगी। तो इसकी आकृति के बारे में अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कुल कक्षाओं की संख्या है 6। कुल 6 कक्षाएं अब आपस में संकरित हुई और उन्होंने sp3d2 बनाया। यह द्वितीय उत्तेजित अवस्था थी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे मिटाकर इस sp3d2 संकरण का चित्र बनाना चाहूँगा। तो इसमें कुल 4 जो कक्षक संख्या जो कक्षक की संकरण से ये जो बने हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है। सिंगल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और जो ये 6 संकरित नए ऑर्बिटल थे, ये अपनी ऊर्जाओं को जब उन्होंने पुनर्वितरण किया, आपस में मिलाया, फिर पुनर्वितरण करके बराबर बांटा, तो इनके की जो आकृति बन रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको ऑक्टाहेड्रल टाइप का बनना चाहिए था, वो नहीं बनता। अष्टफलकी बनना चाहिए था, वो नहीं बनता। बल्कि एक जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अतिव्यापन में भी भाग नहीं लेता है। इस कारण इसकी जो संरचना है, अब हम देखते हैं इनकी जो संरचना जो बनती है, ये वर्गाकार और ऊपर की ओर एक पिरामिड। तो इस स्थिति को हम कहेंगे या इस आकृति को कहेंगे वर्ग पिरामिडी। यह आकृति कहलाती है वर्ग पिरामिडी। अब यहाँ पर फ्लोरीन जो हमने यहाँ पर IF5 का उदाहरण हमने यहाँ लिया है, IF5 का। तो फ्लोरीन के 5 परमाणु अपनी आखिरी कक्षा जो संयोजी कक्षा है pZ, जिनमें उनके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एकल इलेक्ट्रॉन है, उसको लेकर आते हैं यहाँ पर और वे शीर्षस्थ या कोएक्सियल अतिव्यापन करते हैं और कोएक्सियल अतिव्यापन करके कोएक्सियल अतिव्यापन ये इस प्रकार से करते हैं। ये 5 फ्लोरीन के परमाणु सभी pZ कक्षा से अपने आते हैं और pZ कक्षा के जो है इनकी अंतिम कक्षा जो है संयोजी कक्षा, उससे वो ओवरलैपिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि वर्ग पिरामिडी संरचना बनी। इस संरचना को मैं यहाँ पर इस तरह से और लिख देता हूँ। आयोडीन ये 4 इसके इन्होंने ये वर्ग समतली या वर्ग, इसको कहेंगे स्क्वायर, ये बनाया फ्लोरीन से। और एक यहाँ पर जोड़ी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये थोड़ा सा विकृत हो, यहाँ पर अष्टफलकी नहीं बना पाता और उसके कारण ये वर्ग पिरामिडी संरचना यह देता है। तो यहाँ पर हमने अब देखा AX5 प्रकार को। इसके बाद अगला जो प्रकार है वह है AX7। अगला जो है अंतर हैलोजन का प्रकार AX7।
AX7 अंतर हैलोजन। AX7 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे प्रकार के हैलोजन की संख्या अधिकतम हो रही है 7। तो इन दोनों के बीच में अब परमाणु त्रिज्या का जो अनुपात है वो बहुत अधिक हो जाना चाहिए, इसीलिए यह अधिकतम परमाणु साथ इसमें दूसरे हैलोजन के आते हैं। और ये संभव है आयोडीन जो कि बहुत बड़ा एक हैलोजन है और फ्लोरीन जो कि सबसे छोटा हैलोजन है, उसी का ही ये एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका उदाहरण, इसमें इस AX7 प्रकार का उदाहरण है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड किस प्रकार से अपनी संरचना को प्राप्त करता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। आयोडीन 53, इसके कक्षकों का हम संयोजी कक्षकों का हम यहाँ चित्र फिर से बना रहे हैं और देखते हैं कि AX7 प्रकार कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आयोडीन का 5वीं कक्षा का s ऑर्बिटल है, 5th s ऑर्बिटल है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और P5 में Px, Py, Pz यहाँ पर 2 युग्मित और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कुल 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित। और डी कक्षा में हम यहाँ देखते हैं डी ऑर्बिटल में जो कि खाली है, भी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। यह ग्राउंड स्टेट है, आद्य अवस्था। अब इसके बाद आती है एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्था। इस उत्तेजित अवस्था में पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हमने यहाँ पहले एक किया था। तो ये डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, P उत्तेजित होकर पहले Px का इलेक्ट्रॉन Pz में और Pz का इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था, प्रथम अवस्था है। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अब P के 2 इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करेंगे। P के 2 इलेक्ट्रॉन अब डी में प्रवेश करेंगे तो संरचना इस प्रकार से हो गई। ये सेकेंड एक्साइटेड या द्वितीय उत्तेजित अवस्था है। इस समय एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन केवल S कक्षा में है। अगला उत्तेजित अवस्था आयोडीन की, अगली आयोडीन की उत्तेजित अवस्था हम देखते हैं। अब यहाँ पर S ऑर्बिटल में एकमात्र इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यह भी उत्तेजित होकर आगे की कक्षाओं में चला जाता है और इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है। डी कक्षा में अब इलेक्ट्रॉन कुल 3 पहुंच चुके हैं। इस संरचना को हम अब कहेंगे, इस स्थिति को हम कहेंगे ये तृतीय उत्तेजित अवस्था है। इस तृतीय उत्तेजित अवस्था में हम ध्यान से देखेंगे कि कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी भी 7 हैं, लेकिन पहले जो ग्राउंड स्टेट थी या आद्य अवस्था थी उसकी तुलना में हम यहाँ देखते हैं पहले 3 युग्मित इलेक्ट्रॉनों की जोड़ियाँ थीं या 3 जोड़ियाँ इलेक्ट्रॉन थीं। अब यहाँ पर कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी सिंगल या एकल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इस स्थिति में यहाँ पर संकरण जो होगा उस संकरण के संबंध में हम देखते हैं कि ये जो संकरण है, इस संकरण में एक S कक्षा, 3 P कक्षाएं और 3 D कक्षाएं भाग लेती हैं।
और कुल मिलाकर जो संकरण बनेगा उसका नाम होगा sp3d3। इस sp3d3 में 7 नई कक्षाएं बनती हैं और सातों एक समान होती हैं और इनके गुण भी समान हैं और इनकी ऊर्जाएं भी समान हैं। तो अब ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं कैसे व्यवस्थित होंगी? क्योंकि 7 समान आकृति की, समान ऊर्जा वाली और एकल इलेक्ट्रॉनों वाली कक्षाएं हैं, ये सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। तो एक दूसरे से जब ये समान दूरी पर व्यवस्थित होंगी प्रतिकर्षण के कारण, तो इसकी आकृति बनती है पंचकोणी। पहली आकृति बनेगी पंचकोणी। इसमें आयोडीन की जो ये कक्षाएं हैं, यह पहली कक्षा जो संक्रमण वाली है, ये दूसरी कक्षा संक्रमण वाली है, ये तीसरी कक्षा संक्रमण वाली है जो sp3d से बनी है, और ये 5वीं संक्रमण वाली है जो sp3d से बनी है। अब 2 कक्षाएं जो हैं, चूंकि बराबर ये सबके बीच में 72 डिग्री एंगल का एंगल यहाँ पर आता है। अब 2 कक्षाएं जो हैं, एक ऊपर और एक नीचे की ओर, एक ऊपर और एक नीचे की ओर यह आती है। इन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या हम कहें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स एक एक जब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कुल मिलाकर 7 अयुग्मित और 7 sp3d3 कक्षाएं उपस्थित हैं। तो यहाँ पर 7 फ्लोरीन के परमाणु जिनकी अंतिम कक्षा pz में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसको लेकर आएंगे और ये कोएक्सियल अति ओवरलैपिंग, या जिसको हम कहेंगे सम्मुख अतिव्यापन जो होता है, सिरे से जो अतिव्यापन होता है, वो ये उसकी कक्षाएं p कक्षाएं ओवरलैपिंग करेंगी या अतिव्यापन करेंगी और यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन sp3d कक्षा को देंगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन जाती है। और इस प्रकार से बने हुए बंध का नाम सिग्मा बंध है। और कुल मिलाकर इसमें 7 अब सिग्मा बंध इसी प्रकार से बनेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा 7 बंध बने। और संरचना को अगर हम यहाँ देखें तो ये आयोडीन बीच में है और 5 इस प्रकार से ये पंचभुजी आकृति पहले बनाई, ये जो है पंचभुजी आकृति। और एक इसके ऊपर जो बनता है उसको जब हम बनता है हम कहते हैं पिरामिड, और नीचे की ओर एक और ये आकृति है इसकी। इस आकृति को हम कहते हैं पंचकोणी द्विपिरामिड। एक पिरामिड ऊपर की ओर बनता है और एक पिरामिड नीचे की ओर। इस आकृति का नाम है पंचभुजी या पंचकोणी द्विपिरामिड, ये आकृति कहलाती है। तो यहाँ पर हमने चारों प्रकार के अंतर हैलोजन और उनकी आकृतियों को देखा, किस प्रकार से ये आकृतियाँ का निर्माण, उनकी संरचनाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि अंतर हैलोजन बनते कैसे। तो अंतर हैलोजन आपस में सीधे संयोग करने से भी बनते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है बिल्कुल छोटे उसमें रूप में हम देखते हैं अंतर हैलोजन बनते कैसे हैं। बनना, अंतर हैलोजन का निर्माण, इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण या
बनना कैसे ये बनता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर दो हैलोजन जिनके विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होता है, विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होता है, वो आपस में सीधे सीधे संयोग करती हैं और आपस में सीधे सीधे समान भाग में जब ये संयोग करती हैं और क्रिया करके ये अंतर हैलोजन बनाती हैं। हम उदाहरण यहाँ देखते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ समान भाग से जब क्रिया करती है तो ये ClF बना लेती है। और इसी को ही अगर हम इसके अनुपात में अंतर लाएं तो ये दूसरे प्रकार का बनाती है। जैसे यहाँ हमने क्लोरीन को 3 अणु लिया और इसको लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो यह ClF3 इस प्रकार की अंतर हैलोजन का निर्माण कर सकता है। तो आपस में ये अभिक्रिया करके सामान्य रूप से आपस में अभिक्रिया करके ये अंतर हैलोजन बनाते हैं। और अंत में मैं इनके कुछ उपयोग के बारे में कहना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि इनके गुण तो सबसे पहले हम देख लें, ये बहुत ही सक्रिय होते हैं और हैलोजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। हैलोजन की तुलना में क्यों ज़्यादा से क्रियाशील होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके AX जो बंध हैं ये बहुत दुर्बल होते हैं, संयोजी हैं, संयोजक बंध है और ये ज़्यादा दुर्बल हैं। किसकी तुलना में? X और X बंधनों के तुलना में इनकी वियोजन ऊर्जा बहुत कम होती है और ये आसानी से वियोजित होते हैं, इसलिए ये प्रबल क्रिया दर्शाते हैं, प्रबल हैलोजनों का गुण दर्शाते हैं और संगत हैलोजनों से ये अधिक क्रियाशील होते हैं। इनका उपयोग अजलीय नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। इसमें ClF को छोड़कर यह गैसीय रूप में होती है, बाकी अन्य सभी वाष्पशील द्रव एवं ठोस अवस्था में होते हैं, रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। इनका उपयोग हम देखते हैं, इनका उपयोग अजलीय या नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड और ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का उपयोग मैं 1 या 2 का उपयोग बता रहा हूँ। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड और ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का उपयोग नाभिकीय ईंधनों के संवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा यूरेनियम को संवर्धन करके यूरेनियम फ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड में बदला जाता है। ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं, दोनों क्रिया करके यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाया जाता है जो गैसीय अवस्था में होता है। तो नाभिकीय ईंधन का संवर्धन इनके द्वारा किया जाता है। तो आपने यहाँ पर बैठकर अपना अमूल्य समय दिया और मुझे ध्यान से और इस विषय को ध्यान से सुनने अध्ययन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।